आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है। ये ना तो कोई व्लॉग है ना ही कोई पॉडकास्ट। ये एक ट्रांजिशन की कहानी है और यही समझाने के लिए मैं आपको ले आया हूँ ड्रिप फेस कैफे। ये कोई ऑर्डिनरी कैफे नहीं है। एक जनरेशन के लिए इससे जुड़ा एक नाम उन्हें इंस्टेंट नॉस्टैल्जिया में ले जाता है। पर कैमरे के पीछे की कहानी क्या है और एक्टिंग से खुद का कैफे शुरू करने का सफर कैसा रहा, ये जानने के लिए हमें अंदर चलना होगा। So, most of you know him as रोहन from बेस्ट ऑफ लक निकी। लेकिन आज हम इन्हें एक नए रोल में देख रहे हैं, एक को फाउंडर के रोल में। थैंक यू सो मच मुर्तुजा फॉर हैविंग अस हियर एट ड्रिप फेस। थैंक्स अनमोल। तो आपका कैफे बहुत क्लासी है और मुझे इसको कॉम्प्लीमेंट देना ही होगा। इससे रिलेटेड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिप फेस को स्टाइल करते हुए आपने क्या थॉट्स के साथ में उसे डिजाइन किया? कॉफी, एक्सपीरियंस या कल्चर? एक्चुअली ये सारे कंपोनेंट्स को हमने दिमाग में रख के ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। ड्रिप फेस को सबसे पहले हमको एक कम्युनिटी ड्रिवन ब्रांड की तरह हमने सोचा था इसको। ओके। एंड टू बी एबल टू बिल्ड अ कम्युनिटी और उसको उस तरीके से देखने के लिए हमें हमारे सेल्फ को कभी छोटा बनाना पड़ा, कभी एक अडल्ट बनाना पड़ा, कभी we had to look at it from all angles because a community is only based on feelings. करेक्ट है। और जब हमने ड्रिप फेस के बारे में सोचा, we wanted a coffee forward brand, right? But coffee with a smile on your face जो हम हमारे कम्युनिटी को देना चाह रहे हैं should be not just an experience but also एक memory after having a coffee. ओके। And or drip or face. Drip is a traditional method of coffee और face is the expression on your face when you have a good cup of coffee. ये पूरा आइडिया ड्रिप फेस का हमने शुरू किया ब्रांडिंग के लेवल पे और फिर उस ब्रांडिंग लेवल को हमने पैकेज किया एक एक्सपीरियंस यंग जेनजी वाइब के फॉर्मेट में, बिकॉज हमारा फ्यूचर ही यंग है। करेक्ट है। और कॉफी लवर्स भी यंग जनरेशन से ही आते हैं। ऑफ कोर्स हमारे अडल्ट में लोग चाय पीते हैं, लोग कॉफी पीते हैं, लोग उनके वाइसेस होते हैं, बट हमारा जो यंग जनरेशन है उनको सब चीज फास्ट चाहिए। Correct. उनको कैफीन हिट चाहिए और उनको एक तरीके से कॉफी एक ऐसे स्टार्टअप इको सिस्टम को फ्यूल करता है, एजुकेशन को फ्यूल करता है, हमारे डे टू डे को फ्यूल करता है, हमारा आइडिएशन प्रोसेस को फ्यूल करता है। उसके लिए हमको एक ऐसा ब्रांड बनाना था जो हम उस यंग माइंडसेट को केटर कर सके, एंड दैट इज हाउ ड्रिप फेस वाज बोर्न। ओके। सो हम सबको पता है आपके बेस्ट ऑफ लक निकी के एक्सपीरियंस के बारे में। आप वहाँ पर थे, आपने अच्छा रोल प्ले किया एज अ रोहन। तो जब आप एक्टिंग से आप बिजनेस की तरफ आए तो सबसे बड़ा माइंडसेट में आपको क्या एडजस्ट करना पड़ा? एक्चुअली माइंडसेट चेंज नहीं करना पड़ा मुझे। ओके। मुझे सिर्फ मेरा माइंडसेट इवॉल्व करना पड़ा। ओके। मैं हमेशा एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। ओके। और उस माइंडसेट को एक रेस्टोरेंटर माइंडसेट में बनाने के लिए इवन व्हेन मैं जब ऑन स्क्रीन था, मुझे एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स रहने में और मजा आता था। अच्छा। सो मुझे कैप्टन ऑफ द शिप रहने में कुछ अलग सा किक मिलता है, जबकि एक्चुअली उससे डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं, टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। यू मस्ट बी नोइंग ऑल अबाउट इट। लेकिन आई थिंक द एक्साइटमेंट एंड द रिस्क of being an entrepreneur
but running a business successfully, I think that evolution of mindset मुझे recreate करना पड़ा, ओके and that's how Drip Face started. ओके सो एक्टिंग आपकी हॉबी थी या ड्रिप फेस? Actually, acting is something that I really enjoyed. So yes, it was a sort of a part hobby and passion as well. ओके But I think जो essential kick मिलता है वो मुझे being an entrepreneur से मिलता है. ओके सो आप अब एक को फाउंडर हैं ड्रिप फेस के, तो सबसे पहला चैलेंज, एक प्रैक्टिकल चैलेंज आपके सामने क्या आया जब आप ड्रिप फेस स्टार्ट कर रहे थे? I think सबसे बड़ा practical challenge है पैसा. So I think कोई भी बिजनेस को शुरू करने के पहले आप हमेशा उस बिजनेस के लिए बहुत पैशनेट होते हो. करेक्ट. सो आपको कुछ ऐसे हर्डल्स नहीं दिखते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं. करेक्ट. और वो एक्चुअली कोई भी चीज में अगर आप पैशनेट हो आपको हर्डल्स नहीं दिखते हैं पहले, बिकॉज आप ओनली उसको एक पॉजिटिव लेवल पे दिखते हो. आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हाउ डू वी मेक मनी, एंड टू बी एबल टू मेक मनी वी नीडेड मनी. करेक्ट है. एंड हमने बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स, फैमिली और हमारी खुद की सेविंग्स को दाव पे लगाने के लिए हमने ये बिजनेस प्लान को जितना भी कॉन्क्रीट बना सकते थे हमने बनाया. लेकिन आई थिंक वी फेस दैट एज अ इनिशियल चैलेंज. कुछ भी स्टार्ट करते हैं नया तो सबसे पहले तो पैसा ही चाहिए होता है. एंड यू हैव टू बेट ऑन योरसेल्फ. या करेक्ट. विदाउट मनी मुझे नहीं लगता कोई स्टार्टअप कभी भी सरवाइव कर पाएगा. तो अब हम चलते हैं आपके बेस्ट ऑफ लक निकी के एक्सपीरियंस के बारे में. हमें सब जानना है, आपकी एक्टिंग से लेके आपकी कास्टिंग तक सब. सो मैं बेस्ट ऑफ लक निकी के पहले मैं एक वीजे था. ओके. मैं डिज्नी के लिए एक शो करता था और उस शो में हमको सारे डिज्नी के दूसरे शोज को इंट्रोड्यूस करना था. ओके. उस शूटिंग के द्वारा जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो एक्चुअली उनको नया शो मिल गया था ऑलरेडी. ओके. फॉर सम रीजन उन्होंने ऑलरेडी मुझ में रोहन का कैरेक्टर देख लिया था और मुझे Okay. पता भी नहीं था. ओके. मुझे एक्चुअली ऑडिशन देने की जरूरत नहीं थी. वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था कि मैं रोहन प्ले करने वाला हूँ, ओके. क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी गूफी सेट्स पे था. ओके. तो उन्होंने कहीं ना कहीं जब भी वो कैरेक्टर को देखा, उन्होंने ऑलरेडी मुझे देख लिया था. तो मैंने सबसे घटिया परफॉर्मेंस भी दी होगी ऑडिशन में, मुझे वो सिलेक्ट करने वाले थे. Because they somehow knew that I'm going to perform in this character, which even I didn't. सो विजय का रोल आपके लिए काफी लकी रहा बेस्ट ऑफ लक निकी के कास्टिंग के लिए. तो आज भी लोग अगर आपको भीड़ में अगर आपको रोहन कह के बुलाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, मतलब आपका रिएक्शन कैसा होता है? It's now like my second name. इनफैक्ट अगर कोई रोहन पीछे से चिल्लाएगा तो मैं शायद पीछे मुड़ के भी देखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्शली वो मेरा नाम भी हो गया. हाँ हाँ. बस आधार कार्ड पे नहीं है. और इस करंट स्टेट ऑफ पॉपुलैरिटी में जो जिस तरीके से बेस्ट ऑफ लक निकी इवॉल्व हुआ है, वो एक्चुअली शो लास्ट एयर होने के बाद और भी बड़ा बन गया. ओके. हमें उस शो का पोटेंशियल वाइल शूटिंग भी नहीं पता था, जो एक्चुअली उसका रेव और एक्साइटमेंट जागा है. सो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड. वो आपको देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं यूट्यूब के. हाँ, मतलब व्यूअरशिप बढ़ गए. हमारा जो क्राउड इंटरेक्शन था और सडनली लोग हमें आके अप्रोच कर रहे थे. हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इस शो का इम्पैक्ट कैसे होने वाला है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि लगभग हर होटलियर कहता है कि रेस्टोरेंट बिजनेस आसान नहीं है, तो इस पे आपका क्या टेक है, क्योंकि आप रन कर रहे हैं? आई थिंक फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ ब्रांड्स टू द बिगेस्ट ऑफ ब्रांड्स, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनीज 10-15 ब्रांड्स के साथ भी चलाती है, I think it is the most exerting industry from the staff all the way till the CEOs. क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा इंडस्ट्री है जो एक्सपीरियंस ड्रिवन है पूरी तरीके से. करेक्ट है. और while it is experience driven, from the person who has his coffee to the person who makes his coffee, if they both aren't passionate enough, this industry will not survive. Money is actually a byproduct of this industry. It is driven on pure passion. अगर आप इस इंडस्ट्री को चलाना चाहते हो, अगर वो पैशन वहां तक नहीं है, आप ना सर्वाइव कर पाओगे, ना आपका पेशेंस लेवल रहेगा, और अगर पेशेंस लेवल नहीं रहेगा आप इसका फ्रूट नहीं देख पाओगे. करेक्ट है. सो
बहुत लोगों ने ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में दे बर्न देयर हैंड्स, बट वी आर एज पेशेंट एज एनीवन एल्स वुड बी। पेशेंस लेवल तो मुझे लगता है हर बिजनेस में ही चाहिए। तो ये ट्रांजिशन के टाइम पे कभी ऐसा लगा, कोई ऐसा मोमेंट कि आपको फील हुआ हो कि ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया या मुझे कुछ और करना चाहिए था? डेफिनेटली ऐसे सिचुएशंस आए हैं। एक्चुअली कैसा है कि अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है और उस रिस्क को आपने पूरी तरीके से नहीं झेला है, आपको डेफिनेटली उस चीज का फ्रूट नहीं मिलने वाला है। ये इतनी समझ है हमको, बट हम हर एक मोड़ पे हम इस डिसीजन को क्वेश्चन करना जायज़ है, क्योंकि हम इस ऐसे इंडस्ट्री में हैं कि जब तक हम ऐसे सोचे कि हम रात को नींद ले सकते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट कि नेक्स्ट डे कैसे जाने वाला है, उससे बिजनेस सर्वाइवल नहीं होने वाला है। एवरी डे यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू थिंक कि मुझे यहाँ पे जाना है और मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, मुझे कुछ ये करना है। हॉस्पिटैलिटी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि आपने कैफे पैसे लगा दिए, कैफे मतलब जिसके पास पैसे है भी, अगर आपको कल जाके कैफे चालू करना है और आपने सोच लिया कि वो ऑटो पायलट पे चल जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। आपको एज फाउंडर्स और एज ओनर्स पूरी तरीके से इन्वेस्ट रहना पड़ता है और आपको अपने आप को बैक करना पड़ता है कि मुझे ये करना है, एंड दैट इज द ओनली वे यू विल सी अ फ्रूट। सो व्हाइल वी हैव क्वेश्चनड आवरसेल्व्स, हम रोज सुबह उठ के वही सोचते हैं कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं। तो रोज एक पॉजिटिविटी के साथ उठता है और रोज एक फाउंडर उसी पॉजिटिविटी के साथ में अपने ऑफिस में, अपने कैफे में एंटर करता है और उसे अपने स्टाफ को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देनी पड़ती है ताकि उनके ऊपर कोई टेंशन ना आए और वो एक फ्री माइंड से काम कर सके। 100%। ऐसा मेरा थॉट है, ऐसा मेरा 100%। मानना है। तो अगर बाहर बारिश भी हो रही है तो हमें घर में दिखाना है कि बाहर सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए और एक को फाउंडर के लिए ये होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, ये थॉट होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं ये लड़ना है, हमें रोज लड़ना है। एब्सोल्युटली। और सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ऑलमोस्ट मेरे 10 में से 2 दोस्त ऐसे हैं जिन्हें खुद का कैफे या रेस्टोरेंट खोलना है, तो 1 पीस ऑफ एडवाइस उनके लिए जो आप दे सको। वही, आई थिंक पेशेंस, पैशन एंड परसिवियरेंस, ये 3 चीज है जो हर एंटरप्रेन्योर स्पेशली इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हर एक के डायमेंशन में 100% हर एक चीज के लिए आपको देना पड़ेगा। प्लस मनी। मनी आई थिंक इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज फिगर आउट। मनी कोई और लगा लेगा, आप खुद लगा लोगे, बट पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिवियरेंस कि मुझे ये करना ही है, मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना ही है। और ऑफ कोर्स पैशन इंडस्ट्री के लिए है कि मुझे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस सामने वाले को देना है। ये 3 फैक्टर्स अगर आपने फुलफिल कर दिए तो आपको डेफिनेटली इंडस्ट्री में आपकी जगह, आप कुछ कर पाओगे। थैंक यू सो मच मुर्तजा फॉर योर टाइम। थैंक्स मैन। अब ड्रिप फेस कॉफी सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये एक पर्सनल डिसीजन का रिजल्ट है। अगर आप भी मुंबई में हैं और एक अच्छा कैफे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ड्रिप फेस कॉफी जरूर आइए। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको रियल डिसीजंस, रियल लाइफ ट्रांजिशंस की कहानी सुनने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।